दोस्तों मंगल ग्रह पे हमें आगे जाके बसना है, पर एग्जैक्टली किस जगह पे, इसका जवाब फाइनली खोज लिया गया है। ये जो बड़ी सी दरार आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं ना, वही आगे जाके आपकी और मेरी जनरेशन का घर होने वाला है। पर इतने बड़े मंगल ग्रह में आखिर वैज्ञानिक इस जगह को क्यों फाइनलाइज कर रहे हैं? और पहले जब मार्स कॉलोनी के लिए पोल्स पर काम ऑलमोस्ट शुरू हो गया था, तो अब रिसर्चर्स ने ऐसा क्या देख लिया कि वो पोल्स पे इतना समय लगाने के बावजूद नहीं जाना चाहते? आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। तो देखो, इस बात पे कोई भी दो राय नहीं है कि हमारी पृथ्वी ज्यादा सालों तक नहीं चल पाएगी और हमें दूसरे ग्रह पर जाना ही पड़ेगा। और सब जानते हैं कि एक इंटरप्लैनेटरी हैबिटेट के रूप में सैटर्न का मून टाइटन एक फार बेटर ऑप्शन है, जिसके बारे में हमने आपको इस वाले वीडियो में बताया था। मगर फिर भी कोई उस जगह को पहले टेराफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि उतनी तेजी से और उतने दूरी में इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल कर पाना अभी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, जिस वजह से हमारा सेकंड एंड ओनली ऑप्शन बचता है मंगल ग्रह, जिसमें ढेर सारी कमियां हैं। और उन्हीं कमियों के बीच जब बात आ रही थी एक ऐसी जगह की जो इस लाल ग्रह पर कॉलोनीज बसाने के लिए एक आइडियल लोकेशन बने, तो सालों के डेटा के बाद वैज्ञानिकों और प्राइवेट कंपनीज ने चुना मार्शियन पोल्स को, जिसके दो बड़े रीजंस हैं। देखो, किसी भी जगह को कॉलोनाइज करने का सबसे बड़ा चैलेंज होता है वहां पे रिसोर्सेज की कमी। मार्शियन पोल्स पूरे प्लैनेट पर इकलौती ऐसी जगह मानी जाती है जहां पे हजारों सालों के कलेक्शन के बाद काफी बड़े आइस डिपॉजिट्स मौजूद है। आइस डिपॉजिट्स का मतलब था आइस वाटर का होना, जिसको लिक्विड वाटर में कन्वर्ट करके इंसानों द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता था और आगे की सस्टेनेबिलिटी कंटिन्यू करी जा सकती थी। सिर्फ पानी ही नहीं, मंगल ग्रह के पोल्स और भी कई रिसोर्सेज के मामले में काफी रिच पाए गए थे, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, आयरन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और सल्फर, जिसे सही टेक्नोलॉजी की मदद से ग्लास ब्रिक्स और प्लास्टिक जैसे बाय प्रोडक्ट्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता था। अब देखो, ये तो हो गई रिसोर्सेज की बात, लेकिन अगर आप मार्शियन ज्योग्राफी के हिसाब से देखें ना, तो पोल्स इस प्लैनेट की सेफेस्ट हैबिटेबल प्लेस भी है। देखो, मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा पतला है, बिल्कुल ना के बराबर ही मानो तो बेटर है, क्योंकि उसका होना ना होना एक ही बात है, जिस वजह से सूर्य से आने वाली जो कॉस्मिक रेडिएशन हमें तबाह कर सकती है, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए इस ग्रह पे धरती की तरह कोई भी लेयर नहीं है और इस ग्रह पर हम कॉस्मिक रेडिएशन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे। लेकिन अगर आप किसी प्लैनेट पर पड़ने वाली सोलर रेडिएशन को थोड़ा स्टडी करेंगे तो ये पता चलेगा कि किसी भी ग्रह पर सबसे कम रेडिएशन उसके पोल्स द्वारा ही रिसीव करी जाती है। मार्शियन पोल्स के मामले में ये फिगर सरफेस के कंपैरेटिवली 30% कम नोटिस किया गया है, जिस वजह से मार्स के पोल्स पे रहना सोलर रेडिएशन से भी टैकल करने का एक अच्छा तरीका है। हालांकि रिसोर्सेस और रेडिएशंस, इन दोनों मुश्किलों से बाहर निकलना ये होपफुल तो है, बट एट द सेम टाइम ये मार्शियन सोसाइटी के लिए इकलौती समस्या नहीं है। मार्स में और भी बहुत सी दिक्कतें हैं, जैसे कि वहां पे मौजूद एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, जो कई बार -153 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाती है, जिसके अलावा वहां पे कॉमेट्स और माइक्रो एस्ट्रॉइड्स कोलिजन्स भी बहुत ही फ्रीक्वेंटली सरफेस पर आते रहते हैं, जिनसे प्रोटेक्शन पाना भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज रहता है। अब मार्स की ग्रेविटी को भी कैसे भूल सकते हैं, जो अर्थ के केवल 38% के बराबर है, जिसका मतलब कि एडिक्वेट प्रेशर का होना भी हमारे कांस्टेंट सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। ऐसी ही ढेर सारी जानी और अनजानी समस्याएं मंगल ग्रह को घेरे रहती है, जिस वजह से जब तक कि हमारा स्पेसक्राफ्ट फाइनल लॉन्च के लिए तैयार नहीं हो जाता, तब तक वैज्ञानिक ऑल्टरनेटिव लोकेशंस ढूंढते ही रहते हैं जहां पे कॉलोनीज को स्टार्ट किया जा सके, क्योंकि पहली कॉलोनी की लोकेशन ही आगे आने वाले मिशंस और इंसानी भविष्य की नींव को तय करेगा। एंड लुक्स लाइक कि वी फाउंड ए लोकेशन जो करंट क्राइटेरियाज को सॉल्व करते हुए नई प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करती है। और ताज्जुब की बात यह है कि हम उस जगह के बारे में दशकों से जानते हुए भी अनजान थे। तो दोस्तों, इन तस्वीरों में आप मार्स के इक्वेटर के पास मौजूद जिस गहरी दरार को देख रहे हैं, वो असल में साल 1971 में मैरिनर 9 द्वारा डिस्कवर किए गए इंटरकनेक्टेड कैनियंस का एक नेटवर्क है, जिसे वैलेस मैरिनरीज के नाम से जाना जाता है। ये घाटी ईस्ट से वेस्ट की दिशा में करीब 4000 किलोमीटर तक फैली हुई है, जिसमें से कुछ जगहों की गहराई तो सरफेस लेवल से 9 किलोमीटर नीचे तक की है।
ना जब तक कि ये सिर्फ कुछ कैनियंस का एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क था, तब तक इस जगह के बारे में कुछ खासा नहीं था। और आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर एक घाटी उस जगह से बेटर कैसे हो सकती है जहां इतने सारे रिसोर्सेज के साथ रेडिएशन से प्रोटेक्शन भी मिल रहा है। मगर 55th लूनार एंड प्लैनेटरी साइंस कॉन्फ्रेंस में इस एरिया और इसके आसपास मौजूद एरियाज जैसे कि नॉक्टिस लेबिरिंथस और थार्सिस प्रोविंस का टोपोग्राफिक मैप प्रेजेंट किया गया। इस मैप को प्रिपेयर करने के लिए मल्टीपल स्पेसक्राफ्ट और मिशंस जैसे कि मैरिनर 9, वाइकिंग ऑर्बिटर 1 और 2, मार्स ग्लोबल सर्वेयर, ओडिसी, रिकॉग्निसेंस और एसा के मार्स एक्सप्रेस मिशन के डेटा को लिया गया और तब यह पाया गया कि वैलिस मेरिन्स और थार्सिस रीजन के बीच यहाँ पर करीब 29,600 फीट ऊंचा एक ज्वालामुखी मौजूद है, जिसकी चौड़ाई करीब 450 किलोमीटर एस्टिमेट करी गई है और इसे नाम दिया गया नॉक्टिस वोल्केनो। हालांकि ये बीते 50 सालों से इसीलिए नहीं डिटेक्ट किया गया क्योंकि ये काफी ज्यादा इरोड हो चुका है और उस ज्वालामुखी के जमीन के काफी हिस्से जमीन की तरफ धंस चुके हैं। इसी लैंड इरोजन की वजह से ना इनिशियली ये सोचा गया था कि ये जो जमीन नीचे की तरफ दबी हुई है वो घाटी का हिस्सा है, मगर जब टोपोग्राफिक एलिवेशन की रिपोर्ट सामने आई तो ये पता चला कि ये हिस्सा जमीन का पार्ट नहीं था, बल्कि सर्कल के अंदर मौजूद ये पार्ट आसपास की जमीन से करीब 3 से 4 किलोमीटर ऊपर मौजूद था। एंड सिंस ये स्ट्रक्चर और यहाँ के आसपास की जियोलॉजी किसी वोल्केनो को इंडिकेट कर रही थी, वैज्ञानिकों ने कंफर्म किया कि ये ना सिर्फ एक ज्वालामुखी है, बल्कि उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया कि ये वोल्केनो अभी रिसेंट टाइम्स तक एक्टिव भी रहा था, जिसका मतलब हो सकता है कि इसमें आज भी जियोथर्मल साइंस और एक्टिविटी होने की पॉसिबिलिटी हो। अब ये ज्वालामुखी मिलना बहुत बड़ी बात है क्योंकि यहाँ होने वाला इरोजन ना सिर्फ इस बात को इंप्लाई करता है कि इससे काफी ज्यादा लावा और पायरोक्लास्टिक या गर्म एलिमेंट्स निकले होंगे जिन्होंने यहाँ के आसपास की जमीनी हिस्से और ग्लेशियर्स को पिघला दिया होगा, बल्कि अगर हम इस तस्वीर के ऊपर देखें तो यहाँ हमें वॉल्केनिक लावा फ्लो के साइंस भी दिखते हैं। Now that's not it। साल 2023 में यहाँ पे सल्फेट सॉल्ट्स और ग्लेशियर डिपॉजिट्स भी पाए गए थे और अगर हम उन रेलिकेट्स को हटा भी दे तो भी इस वॉल्केनिक लैंड के नीचे बड़ी मात्रा में बरीड ग्लेशियर आइस होने की आशंका जताई जाती है, जो किसी कॉलोनीज के तौर पे हमारे वाटर डिमांड्स को उतना ही फुलफिल कर सकती है जितना कि मार्शियन पोल्स करने वाले थे। और ये इकलौता ऐसा रीजन नहीं है जिसकी वजह से नॉक्टिस के पास वैलिस मेरिनस की निचली जमीन हमारे लिए कॉलोनी के लिए परफेक्ट प्लेस है, बल्कि अब हम आपको प्रॉब्लम्स और ये जगह कैसे उसे सॉल्व करती है उसका एक एक करके डेटा प्रेजेंट करने वाले हैं। तो देखो, मार्स का ठंडा टेम्परेचर हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। टेक्निकली ये टेम्परेचर इतना कोल्ड है कि यहाँ सरवाइव करना बिना इक्विपमेंट्स के इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर हम इस वॉल्केनो और उसके आसपास करीब 5000 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैले जियोथर्मल सिग्नेचर्स और हीट को यूटिलाइज करना सीख जाए ना, तो हम बहुत इजीली इस प्रॉब्लम को पूरी तरह खत्म कर सकते हैं। एटलीस्ट कुछ डिकेड्स तक तो हर हाल में कर सकते हैं, क्योंकि इस वॉल्केनो और आसपास मौजूद लावा का मैग्नीट्यूड काफी बड़ा है। फिर बात आती है रिसोर्सेज की, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है पानी, जिसको लेकर साल 2023 में डिस्कवरी की गई थी कि यहाँ पे ऐसे सल्फेट सॉल्ट्स के डिपॉजिट एग्जिस्ट करते हैं जिनके नीचे बड़े बड़े ग्लेशियर्स मौजूद है, जिसका मतलब कि हम इन ग्लेशियर्स से लिक्विड वाटर एक्सट्रैक्ट करके अपनी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल कर सकते हैं। अगर आप वैलिस मेरिनरीज के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो वो भी हमारे लिए एक सेफ स्पॉट है, क्योंकि ये चारों तरफ से एलिवेटेड ग्राउंड से घिरे होने के कारण सोलर रेडिएशन और स्पेशली कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड हमको उतनी आसानी से इफेक्ट नहीं कर पाएंगी जितनी आसानी से सरफेस लेवल पर कर पाते हैं, क्योंकि ये एलिवेटेड ग्राउंड मैक्सिमम ऑब्स्टेकल्स को हम तक आने से पहले ही ब्लॉक कर देंगे। और सोलर रेडिएशन भी वैली के नीचे उतनी ज्यादा मात्रा में नहीं पहुंचती। रही बात यहाँ के मिनरल कॉम्पोजिशन की, तो उसका डेटा अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि ये एरिया इतने नीचे मौजूद है कि यहाँ पर फिजिकली कोई स्पेसक्राफ्ट भेजे बिना और उसके सैंपल्स को कलेक्ट किए बिना इसके बारे में कुछ भी बताया नहीं जा सकता, जिस वजह से वैज्ञानिक एम कर रहे हैं कि वो अपना जो भी नेक्स्ट रोवर या फिर मिशन मार्स की ओर प्लान करेंगे ना, वो इसी सेक्टर और इसी रीजन में अपना काम कंटिन्यू करेगा, ताकि दोनों लोकेशंस के प्रोज और कॉन्स को कंपेयर करके हम एक फाइनल डेस्टिनेशन सिलेक्ट कर सके और दशकों से अटके मार्स कॉलोनाइजेशन को प्रोसीड कर सके। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से पोल्स और इस जगह में से रहने के लिए बेटर ऑप्शन कौन सा है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही साथ आज का सवाल यह है कि आखिर मार्स में कौन सी गैस सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, वो भी किस रेशियो में।
नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। देखते हैं कि कौन कौन वाकई में एस्ट्रोनॉमी में रुचि रखता है। बाकी दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।